कहते हैं सुबह सुबह नंगे पैर घास पर चलो तो आंखों की रोशनी बढ़ती है। कुछ लोग तो घास पर चलने से ब्लड प्रेशर के कंट्रोल होने तक का दावा करते हैं। अब ये बात कितनी सही है ये तो चिकित्सा विज्ञान ही बता सकता है, लेकिन एक बात तो है कि घास पर चलना सुकून देता है और घास की खेती पैसा देती है। ये जो घास का मैदान आप देख रहे हैं ये आधुनिक खेती की मिसाल है। दिल्ली से सटे इलाकों में कारपेट घास का ये बिजनेस अच्छा खासा फल फूल रहा है। कारपेट घास का बिजनेस जहां सीधा और नगद मुनाफा उपलब्ध कराता है, वहीं इसकी कुछ चिंताएं भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं। आइए समझते हैं कैसे। दिल्ली हरियाणा की सीमा से लगे गांवों में इन दिनों कारपेट घास की खेती फल फूल रही है। वैसे इस खेती में फल और फूल दोनों नहीं होते, लेकिन ये खेती नगद मुनाफा देती है। घास की खेती को ठेके पर लगाया जाता है और मांग के हिसाब से ही उगाया जाता है। इसमें फायदा ये है सर, एक तो जो है नर्सरी वगैरह से डिमांड आती है जिसकी, हाँ, तो जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे निकल जाती है जी। अच्छा, ये दो तरह की घास होती है जी। एक तो ल्यूज बोलते हैं जी, जिसको जो है धान की रोपाई की तरह लगाते हैं जी। दूसरा ये कारपेट वाली होती है जी, कालीन की तरह बोलते हैं जी। कारपेट घास 3 किस्म की होती है। एक तो सामान्य घास जो आसानी से मिल जाती है, लेकिन बाकी 2 किस्में काफी महंगी बिकती हैं। इनमें से एक है चाइनीज घास या मैक्सीन। ये घास काफी नर्म और गद्देदार होती है। इस पर पैर रखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे किसी गुदगुदे बिस्तर पर चल रहे हों। वहीं दूसरी घास होती है नीलगिरी घास। ये घास बारीक कांटों की तरह पैनी होती है, जिस पर चलने पर यह पैरों में चुभती है। इसे खास तौर पर एक्यूप्रेशर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पर नंगे पैर चलने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है। कोरोना के दौरान टूरिज्म और होटल उद्योग के बंद होने का असर इस खेती पर भी पड़ा और किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब गाड़ी फिर से पटरी पर आ रही है। काफी असर पड़ा सर, जो कि लॉकडाउन के दौरान ये माल इतना तैयार हो गया था, हाँ, कटाई ना होने के कारण, तो वो उस दौरान 2-3-4 महीने तो कटाई हो नहीं पाई जी। अच्छा, लेकिन इसके बाद में जैसे जैसे इंडस्ट्री वगैरह सभी चीज़ बंद थी, होटल वगैरह बंद थे, स्कूल वगैरह बंद थे, लोन वगैरह में जाता है जी ये, तो इस वजह से काम पर काफ़ी फ़र्क पड़ा जी। अभी धीरे धीरे चल रहा है जी। ये खेती कितनी तेजी से फैली है इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि अमेरिका जैसे देशों में मक्का और गेहूं की खेती के बाद सबसे ज्यादा कारपेट घास की खेती ही की जाती है। भारत में भी ये खेती धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है, लेकिन जहां ये खेती किसानों को नगद दे रही है, वहीं बदले में कुछ ले भी रही है। जब इस घास को उखाड़ा जाता है तो उसके साथ कुछ सेंटीमीटर मिट्टी भी चली जाती है। ये बात हम सभी जानते हैं कि मिट्टी को बनाया नहीं जा सकता, और जिस तरह से कारपेट घास की मांग बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से खेतों की मिट्टी गायब होती जा रही है। आपको लग रहा होगा मैं किसी खेत की मेड़ पर बैठा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये खेत का ही एक हिस्सा है। वास्तव में कारपेट घास की हर कटाई के साथ 2 इंच मिट्टी भी निकल जाती है। उसी का परिणाम है कि एक हिस्सा ऊपर हो गया है, दूसरा हिस्सा लगातार नीचे जाता जा रहा है। दरअसल इस कारपेट घास की जड़ें जितनी सतही होती हैं, इसे उगाने और इससे कमाने के इतिहास की जड़ें उतनी ही गहरी हैं।
प्रसिद्ध लेखक और चिंतक युवाल नोहान हरारी अपनी किताब होमो ड्यूस में इसे विस्तार से समझाते हैं। उनके मुताबिक अपने घर या किसी सार्वजनिक इमारत के सामने लॉन लगाने का विचार मध्यकालीन युग में पनपा, जब फ्रांस के महलों और ब्रिटेन के संपन्न घरों में इसे लगाना शुरू किया गया। आधुनिक काल के आते आते लॉन लगाने की इस आदत ने काफ़ी गहरी जड़ें जमा ली और घर के सामने लॉन प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चुका था। एक हरे भरे लॉन की देखरेख काफ़ी मेहनत भरा होता है। खास बात यह है कि सजावट के अलावा इसका कोई उपयोग नहीं, यहाँ तक कि जानवर इसे चर भी नहीं सकते। अब गरीब तो अपने घर के सामने ऐसा कुछ लगाएगा नहीं, इसलिए लॉन लगाना संपन्नता का प्रतीक बन गया। अगर किसी प्रवेश द्वार पर बना लॉन ठीक से मेंटेन नहीं है तो उससे ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि अंदर रहने वाला किसी तकलीफ में है। इस तरह इंसान की खुशहाली का प्रतीक बना हरा भरा लॉन लगातार धरती से मिट्टी निकालकर उसे गरीब कर रहा है। वहीं इसी क्षेत्र में कुछ किसान ऐसे भी हैं जो बगैर किसी सरकारी मदद के या बगैर किसी लालच के धरती के साथ साथ इंसानी सेहत को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। ये लहलहाते हुए खेत, उनका सुनहरा रंग और इनको काटते हुए सधे हाथ बताते हैं कि धरती की सेहत को दुरुस्त रखने का बीड़ा भी इन्हीं किसानों ने उठाया हुआ है। इन गेहूं की बालियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी मिट्टी पर कितनी मेहनत की गई है। दरअसल बीते कुछ दशकों में जिस तरह से खेतों को पेस्टिसाइड दे देकर हमने ड्रग की लत लगा दी है, ऐसे में उन्हें फिर से पुराने रूप में लाने पर मेहनत तो करनी ही होगी। इस क्षेत्र के किसान उसी मेहनत को अंजाम देने में लगे हुए हैं। योगेश जी, ये आइडिया कैसे आया कि ऑर्गेनिक खेती की जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं इसका बाजार नहीं है। सर, एक तो क्या है कि हमारे यहाँ पे मिट्टी इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम कुछ भी यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी फसल लगाएं, उस पे सीजनेबल अपने आप बीमारी ऑटोमेटिक इतनी बीमारी आ रही हैं कि उसकी रोकथाम करना बड़े मुश्किल हो रहा है जी। जैसे ही हमने नॉलेज आगे बढ़ी, यूट्यूब वगैरह पे या चैनल्स वगैरह पे इधर उधर देखा, तो पता चला कि धीरे धीरे जैसे हम ऑर्गेनिक को अपना रहे हैं तो बीमारियाँ धीरे धीरे सारी कम होती जा रही हैं। अच्छा। ज़मीन की बीमारी भी और शरीर की बीमारी भी। बहुत बढ़िया। तो लेकिन योगेश जी, ये बताइए कि जो किसान भाई इसको अपनाना चाहें, बहुत लोगों के मन में आता है कि ये ऑर्गेनिक किया जाए खेती, लेकिन इसको बेचे कहाँ, बाजार कहाँ पर है? बाजार कहीं नहीं है, बाजार अपने दिल में है। बाजार ढूंढना पड़ेगा, बाजार खुद बनाना पड़ेगा, खुद बाजार बनाना पड़ेगा। और मैं तो ये मानता हूँ सबसे बड़ा हब दिल्ली है। पूरे हिंदुस्तान से, बाहर से सारी सब्जियां या फ्रूट्स वगैरह आके दिल्ली में बिकती हैं जी। और हम दिल्ली में होते हुए भी जी अपने सामान नहीं बेच पाए, तो इसका क्या फायदा खेती करने का। निश्चित रूप से ऑर्गेनिक अनाज जो है इसका स्वाद अलग ही होता है। जी जी। मैं दाने को भी महसूस कर पा रहा हूँ कि ये और गेहूं से बहुत अलग है। जी जी। तो इस तरह की चुनौतियाँ शुरू में किस तरह की आई? आप खाद यूरिया नहीं डालेंगे, पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे, तो आपने क्या किया, क्या डाला? मैंने पेस्टिसाइड इसके लिए यूरिया डीएपी का विकल्प सबसे पहले ये चुना कि हमें सबसे पहले अपनी मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। उसकी प्रिपरेशन हमने फसल से पहले ही करनी पड़ती है। जैसे हमने पिछले साल धान किया था, उससे पहले ही हमने, जैसे ही पिछली फसल गेहूं कटी, उसके बाद ही हमने ढैंचा लगा दिया जी। ढैंचा जैसे ही बड़ा हुआ, लगभग 2-2.5 महीने का जी, तो हमने उसकी जुताई करके और उसको गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया और उसमें हमने ऊपर से वेस्ट डिकम्पोजर लगा दिया। अच्छा। क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर बहुत जल्दी गलाता है। अच्छा। उसका नाम ही वेस्ट होगा। वो बड़ी जल्दी गलाता है। तो उससे हमारे जितने भी अवशेष थे, हरी घास थी, वो सब मिट्टी में मिल गई और वो एक बढ़िया उत्तम खाद का काम उन्होंने किया। वाह जी। तो उससे फर्क पड़ा जी काफी। तो आप अपना खाद एक तरह से खुद ही बना लेते हैं। आपने बताया कि आप रजिस्टर्ड जो है ऑर्गेनिक फार्मर हैं। जी जी। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है? ये यदि हमारे दर्शक जानना चाहें कि वो खुद को रजिस्टर कराना चाहें तो कैसे कराएं और क्या उसके लिए कोशिश करें? जी, मेरे को क्या था कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट की संस्था थी
जी उन्होंने गवर्नमेंट ने ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेंडर दे रखा था उनको जी। कि गांव 4-5 गांव इकट्ठे बना के क्लस्टर बना दिया। हाँ हाँ तो उन्होंने ऑर्गेनिक के बारे में लोगों को सिखाया। हाँ। तो वहीं से मेरी नॉलेज बढ़ी, वहीं से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। वाह। तो उन्होंने मेरे को सिखाया। तो जैसे ही मैं उनके संपर्क में आया, 2 साल ऑर्गेनिक खेती की, तो उन्होंने मेरा प्रोवाइड भी करवा दिया सर्टिफिकेट। अच्छा, सरकार की कोशिशों से ये संभव हो पाया कि आप एक तरह से रजिस्टर्ड ऑर्गेनिक फार्मर बन पाए। जी जी। बहुत अच्छी बात है ये। तो एक आपने बताया कि कुछ कंपोस्ट भी आप खुद बनाते हैं, जो भी खाद आप डालते हैं खुद जी, आप जी। तैयार कर लेते हैं। जी जी। तो वो कैसे होता है? वो उसके लिए क्या करते हैं आप? यहीं खेत में ही रखा है आपने? हाँ, मैं खेत में ही बनाता हूँ अपना वेस्ट डिकम्पोजर और जी। जीवामृत। जी, जीवामृत जीवामृत ये क्या होता है? जीवामृत हमारे गाय का गोबर, हाँ गोमूत्र हाँ और पीपल या बड़ के पेड़ की मिट्टी 1 किलो ले सकते हैं। गुड़, कोई भी बेसन, दाल 1 ले सकते हैं। दाल में मैंने बेसन लिया था, तो उसको इसमें सब में डाल के और उसको पर डे हिलाते रहेंगे उसको। जैसे ऑक्सीजन अंदर जाती रहेगी, हवा जाती रहेगी, अच्छा तो उसका मदर कल्चर तैयार हो जाता हफ्ते से 10 दिन के अंदर। इसमें वेज डिकम्पोजर की एक पहले शीशी आती थी, 20 रुपए की आती मुश्किल से। ये मदर कल्चर है, इसको हम लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। अच्छा हमने इसमें 20 रुपए की वो शीशी डाली, 2 किलो गुड़, और इसको पर डे घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ऐसे घुमाएंगे इसको, को राइट और लेफ्ट ऐसे घुमाएंगे, तो हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये तैयार हो जाता है। अब ये फिलहाल तैयार है। हाँ जब ये तैयार हो जाता है, इसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ठीक बात है। हाँ, इसमें एक स्मेल आती है। हाँ स्मेल जैसे ही आएगी तो समझ लो हमारा तैयार है। ठीक है। और हम इसको लाइफ टाइम चला सकते हैं। जैसे ये इसको यूज करने के बाद 10 लीटर फिर बच गया, हाँ 10 लीटर में ऐसे इसमें पानी डाल लेंगे, 2 किलो गुड़ डालेंगे और ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज हिलाते रहेंगे, फिर ये तैयार है। एक बार आपने बना लिया तो ये आजीवन चलेगा कुल मिलाकर। जी, जी। इसको जो है यूज करते रहिए, इसमें पानी और गुड़ मिलाते रहिए। जी जी। और हमने जैसे ही पानी देना है तो इसको हम 200 लीटर पर एकड़, तो इसको हम डाइल्यूट करके डाल देते हैं पानी में। अच्छा, वो कैसे डालते हैं? ये पानी के साथ? पानी के साथ ही डाल देते हैं। जैसे ये है अपना ट्यूबवेल, यहाँ यहीं से एक ड्रम रख देते हैं, इसमें टूटी लगी होती है, ये ड्रम है, हाँ हाँ तो उसी में डाल दिया और टूटी खोल दी, जैसे ही चलता रहेगा ये साथ। ठीक है, साथ ही चलता रहेगा और ये फसल तक पहुंच जी, जी। जाएगा। ये हमारा रिजल्ट सामने है। जो कहते हैं ना कि धरती सोना उगलती है, उसी तरह से पूरा एक तरह से ये पूरा सोने के रंग में रंगी हुई है धरती। जी जी। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे हरियाणा की ताकत का राज। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जहां एक तरफ हरियाणा और दिल्ली की सीमा से लगे किसान अपनी मेहनत से मिट्टी को सेहतमंद बनाने में लगे हुए हैं, वहीं हरियाणा की खेलकूद में भागीदारी लेने की एक फितरत भी है। और खेलों में भी सबसे अव्वल है पहलवानी और वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन। ये छोटे छोटे बच्चे सुबह शाम लगातार अपने गुरु के दिशा निर्देश में मेहनत कर रहे होते हैं। कोरोना दौर में इम्यूनिटी को लेकर सवाल खड़े हुए और हरियाणा ने इसका जवाब खेलकूद के जरिए निकाला। जहां तक खान पान की बात है, उसे लेकर साफ है कि खान पान शुद्ध, देसी और घर का होना चाहिए। बाहर के खान पान और प्रोटीन डाइट पर यहाँ का पहलवान विश्वास नहीं करता। जो शुद्ध खाना होता है, दूध दही, इसके ये खिलाया जाता है। इसी के बारे में बताया जाता है कि कोई प्रोटीन विटामिन कुछ इस तरह की डिब्बे वाली पहलवानी, जिम वाली पहलवानी नहीं करवाते। यहाँ पे बिल्कुल देसी पहलवानी करवाते। यहाँ तक कि अखाड़े की इस मिट्टी में भी सेहत के कई राज छुपे हैं।
इसमें 50-60 kg सरसों का शुद्ध सरसों का तेल डाला जाता है, 20-30 kg हल्दी डाली जाती है और इतना 20-30 kg मेहंदी डाली जाती है। मेहंदी क्या होती है, ठंडी होती है और हल्दी एंटीबायोटिक होती है, जिससे हमारा चोट वोट कुछ लग जाए तो उसका फिर साथ में भरपाई हो जाए। और ये चिकना डलाता है तेल, जिससे कोई रगड़ वगड़ ऐसे ना लगे। अखाड़े में पहलवानी करना किसी फैंसी जिम में एक्सरसाइज करने से इतर बहुत मेहनत का काम है। यहाँ दंड बैठक से लेकर रस्सी चढ़ना, वजन उठाना सब कुछ शामिल होता है। क्यों हमारा हार्डवर्क बहुत ज़्यादा होता है। सुबह 4 बजे उठना, फिर बहुत हार्डवर्क करना। जैसे ये कस्सी होगी, कम से कम 10-15 kg की कस्सी है, ये कम से कम है, इससे भारी कस्सी है। फिर एक दूसरे जोर कुश्ती आजमाइश करते, तब ज़्यादा फिर रस्सा चढ़ते हैं, सिपरेटर लगाते हैं, पैडी करते हैं, स्विमिंग करते हैं, उठक बैठक जो अपनी देसी स्टाइल की करती है। जिम भी मारते हैं, वो भी अपना हल्का जिम, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का, वैसे प्रोफेशनल वो नहीं लेते हम, बिल्कुल ये हल्का डम्बल है, कुछ प्लेट है बस उन्हीं का। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो ना, 99% हम नेचुरल पहलवानी करते हैं, अपनी देसी दंड बैठक, ये जो पलटी लगा दी, जोर कर लिए, दौड़ लगा ली। इससे क्या है, हमारी बॉडी हमेशा के लिए ऐसी रहती है। जिम वाले क्या है, एक बार बन गई, दोबारा छोड़ दोगे तो उसके बाद बिल्कुल ही खराब हो जाता है। कोच प्रवीण पहलवान की जिम वाली बात को शायद आधुनिक एक्सरसाइज करने वाले नकार दें, लेकिन यहाँ मौजूद लड़कियों की वेट लिफ्टिंग की तैयारी और उनके रस्सी पर चढ़ने की प्रक्रिया को देखकर इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देशी तरीका ही कारगर होता है। वैसे कई अवार्ड पा चुके साहित्यकार और बेहतरीन एथलीट हारुकी मुराकामी ने अपनी किताब व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग में कहा है कि दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज वो होती है जिसमें आपका पैसा नहीं लगता और जिसमें आप अपने शरीर का वजन उठाते हैं। इतना ही नहीं, अखाड़े में तैयारी कर रहे छोटे से लेकर बड़े पहलवान के लिए जरूरी है कि वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से मजबूत रहे, जिससे वो अखाड़े में पहलवान को और बाहर बीमारियों को चित कर सके। इसके लिए उनके खान पान पर भी बेहद ध्यान देना जरूरी होता है। इसलिए प्रशिक्षण के बाद यहीं पर बच्चों को बादाम छानकर पिलाया जाता है। बादाम छानने में भी पहलवानी हाथ और मेहनत दोनों शामिल होती हैं और काफी मशक्कत के बाद ये दूध तैयार होता है। बादाम, किशमिश, अखरोट, ये जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना, इनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है, आप वैसे ही खाओगे तो ये गर्म होते हैं, लेकिन अगर आप इसको भिगोगे खाओगे तो ये ठंडे होते हैं। तो वैसे आप बादाम लेते हैं क्या, या तो शाम को बादाम भिगो दो पानी में, फिर सुबह एक बड़ी कुंडी होती है, उसमें रगड़ मारते हैं काफ़ी देर तक, आधा घंटे तक, फिर उसको छानते हैं, एक थाना लेते हैं, उसमें डालते हैं और टेस्ट अनुसार अपने शुगर डाल लेते हैं, ठीक है। जिसमें ज़्यादातर देसी खाद इस्तेमाल करते हैं, न कि चीनी, क्योंकि चीनी में शुगर जाता है, बहुत ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ये छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो दिन रात अपने शरीर को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, उनके माता पिता भी उनका सहयोग कर रहे हैं। वैसे भी कोरोना काल के बाद ये बात तो सभी को समझ आ चुकी है कि जान है तो जहान है। यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको खिलवाएंगे धुंगार का शीत और सेहतमंद नाश्ता। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए कि सेहतमंद रहने के लिए जितना जरूरी मेहनत करना है, उतना ही जरूरी खान पान होता है। नाश्ते की तैयारी की शुरुआत मक्खन निकालने से होती है। मक्खन निकालने का तरीका भी पूरा सेहतमंद है। हाथ से बिलोने की वजह से मटके के अंदर एक निश्चित तापमान ही पहुंचता है। जब मक्खन बिलो लिया जाता है, उसके बाद
घर के आंगन में ही लगाई गई पुदीना को तोड़कर उसे प्याज, हरी मिर्च और मक्खन भिगोने के बाद निकाली गई छाछ के साथ पीसकर चटनी तैयार की जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि हाथ से पीसी हुई चटनी या मसाले का स्वाद ही अलग होता है। कुछ लोग इस बात को कोरी बकवास मानकर टाल भी देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ग्राइंडर से पिसी चटनी या मसाले और हाथ से पिसे चटनी या मसाले में खुशबू का फर्क होता है। जब ग्राइंडर में कुछ पीसा जाता है तो तापमान एकदम से बढ़ता है, जिसकी वजह से खाने की चीजों की प्राकृतिक खुशबू और तेल जल जाता है। वहीं हाथ से पीसे जाने पर यह खुशबू और स्वाद बरकरार रहती है, क्योंकि हाथ से पिसे गए स्वाद में तापमान संतुलित रहता है। चटनी और मक्खन के साथ ही एक खास चीज और बाकी है, वो है धुंगार का सीत। आज हम बाहरी दिल्ली के टटेसर गांव में हैं। हरियाणा से लगे ये इलाके अपने सेहतमंद भोजन के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह का सेहतमंद नाश्ता आज हम जानेंगे गीता जी के साथ। गीता जी ने हमें बुलाया है यहाँ पर एक शानदार नाश्ता करने के लिए, जिसकी शुरुआत हम करेंगे धुंगार बनाने से। तो गीता जी, कैसे बनाएंगे धुंगार, क्या करेंगे सबसे पहले? डालेंगे मक्खन, डालेंगे उसमें। ये आपने अंगार रखा हुआ है? अंगार रखा हुआ है, इसके ऊपर मक्खन डाल देंगे, फिर इसके ऊपर मटकी डाल देंगे। तो जैसे जो हमारे दर्शक इसको बनाना चाहें वो क्या करें? अंगार साथ में रखे रहें तो उसके ऊपर सीधे मक्खन डाल दें? हाँ, मक्खन डाल दें, फिर उसके ऊपर मटकी मुद्दी मार दो। ठीक है। अच्छा, आप इसमें सबसे पहले मक्खन डाल देंगे? हाँ जी। ठीक है, और कुछ नहीं डलेगा? नहीं। ठीक है। अच्छा, अंगार में मक्खन डालने से धुआं तेज हो गया है जी। ठीक, अब इसको ढक दिया है इसे जी, जिससे इसके अंदर धुआं आ जाएगा, जमा होता रहेगा। हाँ जी। ठीक है। फिर सीत डाल देंगे इसमें। अच्छा, साथ में आपने ये छाछ रखी हुई है, सीत जिसको कहते हैं। हाँ जी। तो सीत क्या हो? सीत और लस्सी और छाछ में कुछ फर्क होता है जी? ये भाषा का फर्क होता है। भाषा का फर्क है? हाँ जी। अभी इसके पहले जब आप मक्खन बिलो रहे थे तब ये सीत बन गया। हाँ, सीत बन गया। मक्खन निकलने के बाद सीत बन गया। पहले दही थी। तो इसको कितना इंतजार करते हैं, कितनी देर? 5 मिनट करते हैं। 5-10 मिनट तक, जब तक इसके अंदर अच्छे से धुआं हो जाता है। ये मैं बड़ा उत्सुक हूँ कि ये धुआं इसके अंदर कैसे जाएगा। ये अब इसको मैं पलट दूंगी, फिर ये ढक्कन ढक लूंगी इसके ऊपर, फिर मैं शीत गाल दूंगी। इसके अलावा इसमें कुछ मसाला नहीं डलेगा? कुछ और नहीं डालेंगे बाद में मसाला। इस पे तो कोई नहीं डलेगा, इस पे अंगारी पे तो, डुंगार में तो कोई नहीं डलेगा। जब बनाएंगे तो जीरा भून के डालेंगे, नमक मिर्ची ये डालेंगे। पहले का जो तैयार किया हुआ मसाला है वो बाद में डालेंगे? हाँ जी। इसको नाश्ते में खाते समय? हाँ जी। फिर न ज़्यादा खट्टा हो जाता है। डालने के पहले नमक डाल लेते हैं, जैसे मिर्ची डाल लेते हैं तो वो खट्टा हो जाता है। अब तो चलो कोई बात नहीं, अब पहले की बातें कर रहे हैं, ऐसे ही बनाते थे, ऐसे ही खाते थे जी। मैं मसाला में देख रहा था जब आप भूंज रही थी जीरे को, तो उसमें आपने अजवाइन और चीजें डाली थी। तो वो मसाला कैसे बनता है? वो तवा गरम कर लेते हैं जी, जीरा भून लेते हैं, उसमें अजवाइन डाल लेते हैं जी, वो भून के, और उसको सिलबट्टे पर मतलब पीस लेते हैं। अच्छा, उसके जीरे के साथ ही अजवाइन डाल लेते हैं? हाँ जी। और हींग भी उसमें ही डाल लेते हैं? हींग भी उसमें डाल लेते हैं। उसको भूंज के पीस के? हाँ जी, डिब्बी में रख लेते हैं जी। एक बार ही भून लेते हैं तो उसने डिब्बी में रख लेते हैं। तो उसको सीत में और दही में, दोनों में अपनी सुविधा से कैसे भी डाल के खा सकते हैं? किसी टाइम खा सकते हैं, बच्चे शाम को भी खा सकते हैं, वो खट्टा नहीं होएगा। जिस टाइम खाएंगे उसी टाइम डाल लेंगे, पहले रख देंगे डाल के तो खट्टा हो जाएगा वो बिल्कुल। आपके क्षेत्र में ज्यादातर कब करते हैं? सुबह पीते हैं या शाम को? सब पीते हैं। सुबह का ही नाश्ता है कुल मिलाकर? हाँ, नाश्ता है जी ये। तो धुंगार मुझे लगता है 5-7 मिनट तो होगा। ये धुआं पर्याप्त हो गया होगा? हाँ जी। अब इसको उठाएंगे ऊपर? अब हाँ जी, हो गया, बन गया, नेक्स्ट होगी। और एक तरह से धुएं को आपने कैद कर दिया है मक्खी के अंदर? हाँ जी। ठीक है, अब इसमें सीत डाल दिया जाएगा? हाँ जी। अब ये कितनी देर तक इसको रखना है? बस रख लिया, हो गया ये। इसके अंदर एक तरह से उसका ढुंगार का आ गया, तड़का लग गया इसका ढुंगार का। ठीक है। अच्छा, तो उसका स्वाद थोड़ा सा और अलग सा हो गया, थोड़ा अलग हो गया? हाँ जी, हाँ जी। अभी आप जब हमको इसको सर्व करेंगी, आप हमको परोसेंगी पीने के लिए, जी, हाँ। तब आप इसमें वो मसाले डालेंगी जो आप पहले से तैयार करके रखे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो
हमारा ये सुबह का सेहतमंद नाश्ता तैयार है। मेरे पास धुंगार दी हुई सीत है और आलू का पराठा है जिसमें ऊपर ये ढेर सारा मक्खन रखा आप देख रहे हैं। देसी गुड़ है और नींबू का अचार है, अजवाइन के साथ बनाया गया अचार है, बहुत अलग इसका टेस्ट होता है। और ये चटनी है जो पुदीना और प्याज की चटनी है। यहाँ चटनी में टमाटर का उपयोग नहीं होता है, प्याज का खास तौर पर उपयोग करते हैं। तो मैं धोंगार के सीत का मज़ा लेता हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नई जगह पर, किसी नए स्वाद की तलाश में। नमस्कार। भाइयों, स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी तक पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार ने 2 योजनाएं भी आरंभ की हैं, आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र। तुम जो गांव के लिए, समाज के लिए कर रहे हो, ये सब सुनकर देखकर सीना चौड़ा हो जाता है। आप सब बड़ों का आशीर्वाद है चाचा जी। भगवान ने चाहा तो देवेश की शादी भी करनी होगी जल्दी। भगवान ने इतनी सुंदर जोड़ी बनाई है तो ब्याह तो